एक उद्यमी वही होता है जिसमें जोखिम लेने की क्षमता, नेतृत्व, प्रबंधन, सुनियोजित संचार, नियोजन, नवाचार जैसे गुण हो। अगर आप इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं तो आपने अपने लिए सही पाठ्यक्रम चुना है। सुझाव का आपके भीतर आना जरूरी है, क्योंकि सुझाव ही सबसे पहला बिंदु है किसी भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इस सुझाव के बलबूते ही आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ना ही तो हमारा मकसद है। तो सबसे पहले सुझाव को, जिसे हम आइडिया कहते हैं, उसका आना ज़रूरी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम दिमाग पर पूरी तरह से एकाग्र होकर ऐसे कई विषयों के बारे में सोचना चाहिए जो किसी तरह से आपके व्यापार का रूप बन सकता है। शुरुआती तौर पर किसी भी सुझाव को तत्काल ही ना अपना लें, क्योंकि इसके बाद आपको उस सुझाव को लेकर शोध करने की आवश्यकता रहेगी, जिसे आप अपने आसपास से या इंटरनेट पर उस सुझाव से जुड़े कई विषयों के बारे में ढूंढकर देख सकते हैं। जैसे कि क्या ये सुझाव काम कर पाएगा या नहीं, ऐसी कौन कौन सी वजह जो इस काम को करने में दिक्कत पैदा करेगी। इन सब सवालों को लेकर खुद एक जन सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, जिसमें लोगों के बताए हुए जवाब काफ़ी आपके सुझाव को बेहतर करने में मदद करेंगे। फिर जाकर आप अपने इस सुझाव से व्यापार करने के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे कि इसमें और किस तरह से मेहनत करने की आवश्यकता है। इतने के बाद आप कोशिश यही करें कि आपके कई सुझावों में से किस सुझाव को प्राथमिकता दें, जिसमें आपका जुनून और हुनर दोनों का समन्वय होता हो। इसके पीछे की वजह यह है कि इस काम में आपको न तो कभी समय का पता चलेगा और ना ही कभी किसी किस्म का उबाऊपन महसूस होगा। यह आपके लिए आपका मनपसंद खेल बन जाए, जो सफलता दिलाने के लिए बहुत हद तक कारगर मालूम पड़ेगा। हम यहाँ अपने भीतर के सुझाव की बात कर रहे हैं, तो इस सुझाव की भी तो अपनी एक दिशा होगी। मतलब समाज में होने वाली कई समस्याओं के समाधान को लेकर किसी इनोवेशन के ऊपर कुछ नया और बड़ा उत्पादक समाज में देना, जो लोगों के जीवन में पूरी तरह परिवर्तन ला दे, या सिर्फ एक ऐसी सेवा देना जिसमें काफ़ी सरलता हो, ना ही कोई एक ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस बस अपनी राशि बनाने के लिए और व्यापार खड़ा करने के लिए पर्याप्त हो। इन सभी सुझावों में आपकी अपनी प्राथमिकता ज़रूरी है कि आप किस सुझाव के साथ अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं, और कौन सा सुझाव आपको बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फिर उसके बाद उससे होने वाले लाभ और मुनाफे पर हम काम करते हैं या सोचते हैं। आमदनी हर व्यापार की ज़रूरत है, और यही ज़िंदगी की महत्वपूर्ण मांग है, जिसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। तो अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए अपने सुझाव में इन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या यह एक अच्छी आमदनी के लिए सही होगा या नहीं। यह सभी सवाल सुझाव के साथ अपने आप खुद ब खुद उठते जाएंगे, और उन सुझावों का जब तक मन चल रहा होगा तब ही इन सब सवालों के जवाब भी उन्हीं मन के साथ चलते रहेंगे। किसी भी शुरुआती उद्यम के लिए सबसे पहली कड़ी में इन सुझावों का इस तरह से आना और द्वंद्व होते रहना स्वस्थ उद्यमी के लिए अच्छा है। सुझावों का आना हमारी मानसिक क्रिया है, इसलिए इन्हें आने देना
और इन सुझावों को किसी जगह पर लिखते रहने से हम इस क्रिया में और पारंगत बन सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपको इस किस्म की क्रिया की एक आदत सी हो जाएगी और दिमाग का निरंतर इस तरह से काम करने से उसका बल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, जो कि आने वाले समय के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पर हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें हमारा व्यापार शुरू करना है, इसलिए किसी एक सुझाव पर आकर कभी ना कभी ठहरना पड़ेगा। और अगर नहीं ठहरना चाहते हैं तो व्यापार के सुझाव करके भी एक परामर्श सेवा शुरू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ऐसे सुझावों के बारे में जिसने उद्यम क्षेत्र में क्रांति ला दी। टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने समाज को इंटरनेट दिया। इसी इंटरनेट ने आज इतनी बड़ी दुनिया को हाथों में ला दिया। गैलीलियो, जिन्होंने अंतरिक्ष की समझ को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और एक बड़ी गलतफहमी को सही रूप से समाज को बता दिया। मैरी क्यूरी, जिन्होंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित करके पोलोनियम और रेडियम धातु दिए। चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने मानव सभ्यता को एक ऐसा अद्भुत उपकरण दिया जिससे हम सभी का जीवन अब बिल्कुल भी मुश्किल मालूम नहीं पड़ता है, और इनकी खोज को कंप्यूटर कहते हैं। थॉमस एडिसन, डायरेक्ट करंट के खोजकर्ता, और निकोला टेस्ला अल्टरनेटिव करंट के खोजकर्ता हैं। आपस में प्रतिद्वंदी होने के बावजूद पहले डीसी और फिर एसी करंट की खोज ने मानव दुनिया को ऊर्जा की ताकत से परिचित कराया। जोनास एडवर्ड सॉल्क, जिन्होंने मानव के कल्याण के लिए चिकित्सा जगत में एक महत्वपूर्ण खोज की। उनको पोलियो वैक्सीन बनाने का श्रेय जाता है। क्योंकि हम अभी मानव सुझावों और उनके द्वारा किए काम पर बात कर रहे हैं, तो जोनास एडवर्ड सॉल्क को उद्यमी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने पोलियो का पेटेंट सिर्फ इसलिए नहीं लिया जिससे इसकी कीमत ज़मीन पर ही रह सके। वो एक खोजी और मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाले विचारक थे, जिनके सुझाव ने जाने कितनों के जीवन खराब होने से बचा लिए। अब तक हमने तमाम ऐसे सुझावों और उन पर काम करने वालों के मेहनत कार्यों पर प्रकाश डाला, जिससे यह सिद्ध होता है कि मानव अगर अपनी उच्चतम क्षमता के साथ कार्य करे तो वह हर समस्या के समाधान अपने सुझावों से ढूंढ सकता है। उसके लिए उसे कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके करने से एक महानतम व्यक्ति का जन्म होता है, जिसको दुनिया हमेशा याद रखती है। योजना। सुझाव के बाद हम काम करते हैं योजना पर। यह अगली कड़ी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण है, जिसमें हम कुछ उन बिंदुओं के बारे में लिखते हैं जो हम अपने उस उद्यम के लिए करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा मकसद, हमारा व्यापार व बाजार के बारे में चिंतन और सर्वेक्षण के माध्यम से एक लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तैयार होने से आपका दिमाग पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस दिशा की तरफ चलना है और कितनी रफ्तार से चलना है, और अगर किसी किस्म की रुकावटें बीच में आती हैं तो उनकी क्या क्या समाधान हो सकते हैं। पहले चरण में हम हमारे काम के बारे में योजना तैयार करेंगे, जैसे कि उसका स्थान, कहाँ से हमें हमारे काम को शुरू करना है। फिर उसके विवरण को विस्तार पूर्वक लिखेंगे, जिसमें काम से जुड़े उद्देश्य को जान सकें और उन्हें लिख सकें। इसके बाद अर्थ की व्यवस्था करने पर योजना बनाएंगे, और उसके लिए अगर हमें कोई निवेशक चाहिए तो एक सारांश रूपी खाका तैयार करेंगे, जिसमें हमारे संस्था व उसके उत्पाद और तमाम बातों को बड़ी सरल शब्दों के साथ दर्ज करके इस सारांश रूपी दस्तावेज में आपके बाजार के बारे में भी अच्छी समझ को लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अंततः निवेशक आपके बाजार और उसमें आपके उत्पादक की मांग को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी लेगा। इसलिए योजना की जो एक कड़ी है, उसमें बाजार को विस्तार रूप से समझना अति आवश्यक है, और उस बाजार में आपके उत्पादक की मांग की समय सीमा को भी समझना ज़रूरी है। उत्पादक को लेकर बाजार में उतरना शुरुआत करने के लिए बुरा नहीं है,
परंतु अपनी योजना में आधुनिकीकरण और नए उत्पादों को जोड़ना बाजार की मांग के समय को बढ़ाता है, जो कि एक लंबी अवधि के उद्यम के लिए अच्छा साबित होता है। हमारा उद्यम अगर 0 से 1 की तरफ है, अर्थात हम ही हमारे काम से समाज को इस किस्म की वस्तु या सेवा से परिचित कराएंगे जो इससे पहले अब तक किसी ने नहीं कराया, तो हमें पूरी कोशिश बाजार के विश्लेषण को करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस विश्लेषण में हमारे पास कोई ऐसा अलग उदाहरण नहीं होता है। क्योंकि हम ही इस किस्म के उद्यम की शुरुआत करते हैं, तो हमारी मेहनत बाजार विश्लेषण में काफ़ी अधिक हो जाती है, इस तुलना में जहां आप एक से अनेक की तरफ व्यापार कर रहे हों, क्योंकि इसमें आप अपना व्यापार उन सेवाओं या उत्पाद को लेकर कर रहे होते हैं जो बाजार में पहले से उपलब्ध है। तो आपको कई उदाहरण और अनुभव दूसरों से इस किस्म के काम को लेकर मिल जाएंगे। अगर कठिन यहाँ पर कुछ हो सकता है तो वह यह है कि इस बाजार के अपने प्रतिद्वंदी हमारे उद्यम को खड़े करने से पहले से कई मिलते हैं जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, और इन प्रतिद्वंदियों को तोड़ना हमारी योजना का हिस्सा हो जाता है। इसके दूसरी तरफ 0 से 1 की तरफ के सफ़र में हमारी योजना बाजार सर्वेक्षण में और आने वाले समय में कोई प्रतियोगी हमारे सामने न आ सके उसके पहले अपनी खुद की मोनोपोली बना लेने की रहती है। योजना बनाते समय कई और बिंदुओं पर हमें काम करना होता है। पर्यावरण भी उसमें से एक है, जिसमें हमारे उद्यम से होने वाले पर्यावरण समस्याओं पर चिंतन हो और उसको लेकर एक गंभीर योजना, क्योंकि पर्यावरण ही इस पृथ्वी की सांसें हैं, तो हर नैतिकता को उद्यम की योजना में डालकर पर्यावरण संरक्षण जैसे काम एक उद्यमी के लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। किसी राज्य राष्ट्र के कानूनों को जानकर समझकर उनको साथ लेकर उद्यम की योजना लिखित रूप से बनानी चाहिए। अगर आपका उद्यम किसी विशेष अधिकार के तहत आता है किसी राज्य प्रांत में, तो उसका भी लाभ लेने की योजना का खाका हमारे पास होना चाहिए। हमारा व्यापार क्या है? हमारी सेवाएं और उत्पाद क्या है? क्या हमारे हाथ वह मंत्र या कुंजी लग गई है? हम क्या कर सकते हैं? हमारे ग्राहक कौन हैं? निवेश कितना और कहां से प्राप्त हो सकता है? हमारी मार्केटिंग कैसी होगी? हमारा लक्ष्य और इसे प्राप्त करने की समय सीमा क्या होगी? हमें हमारे काम में किस तरह के लोगों की आवश्यकता रहेगी? हम किस स्थान से और कितनी चल अचल संपत्ति को लेकर काम शुरू करेंगे? क्या यह व्यापार 10-20 साल तक अपने काम को बाजार में बनाए रखेगा? इतने सब बिंदुओं को अच्छे से समझ और जानकर हमें अपने आगे के काम की कुछ बातों को लिख लेना चाहिए। यह लिखने का क्रम कुछ इस तरह से रहेगा: व्यापार का अवलोकन, कंपनी का विवरण, बाजार की समीक्षा, प्रबंध व्यवस्था, विक्रय नीति और निवेश। कर्मचारी। व्यापार की योजनाओं को तैयार करते समय हमने हमारे काम और उन कामों की ज़रूरतों के बारे में भी विचार किया होगा। इस विचार में हम यह देखते हैं कि हमारी कंपनी या हमारा उद्यम अकेले हमारे होने से ही तो नहीं चलेगा। इसमें गुणवत्ता वाले लोगों की आवश्यकता रहेगी जो एक उचित आमदनी के साथ अपना शारीरिक व मानसिक श्रम हमारी कंपनी को दे सकेंगे, जिसके परिणाम रूप से उद्यम आगे बढ़ेगा। आपकी नेतृत्व क्षमता ही एक कारगर समूह को खड़ा करने में महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें आपको कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। पहले तो आप ये मानकर चलिए कि आप अपनी पसंद का एक परिवार बना रहे हैं, जिसे आप खुद उनकी काबिलियत के अनुसार चुनेंगे। अपने काम को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस परिवार के सदस्यों को किस किस्म के हुनर की ज़रूरत है, जिसके आधार पर आप उन्हें अपने साथ अपनी संस्था में जोड़ लें। ये व्यापार क्रय विक्रय गुणों के समान ही एक गुण है जिसमें
शुरुआती रूप से साझेदारी दिखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक कमज़ोर सदस्य आपके लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। मानव कितना ही जानकार, समझदार व होशियार हो, उसको a+b² बराबर a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूले के साथ काम करने से ही उचित सफलता मिल पाएगी। उचित कर्मचारी को उचित स्थान देना व उससे समय रहते काम लेते रहना, कई बार एक व्यक्ति को एक से अधिक कार्य देना नेतृत्वकर्ता के विवेक से लिया हुआ फैसला होता है। इसलिए उद्यम की आधारशिला रखते समय ही इस विषय को कहीं दिमाग में निरंतर विचारों के रूप इस तरह से चलाते रहें कि जब भी किसी सज्जन को कर्मचारी के रूप में स्वीकारना हो तो किन पहलुओं को बारीकी से देखना होगा। इसमें उसका चरित्र, काम करने के प्रति लगाव और हुनर जो उसको इस काम के लायक बनाती है, और साथ ही इसकी अगर कभी ज़रूरत हमें रहे तो यह और किस क्षेत्र में कंपनी के लिए काम आ सकता है। हर कर्मचारियों को एक उनके अंदर छुपे हुनर से उनको जानकर अतिरिक्त कौशल में उनका नाम दर्ज कर दें। अपने परिवार को उद्यम के साथ बनाते वक्त मोटा मोटा हिसाब आने वाले खर्चों पर भी बनाए रखें। उनको दिए जाने वाले वेतन को अच्छे से बैठकर अपने साथियों के साथ चर्चा कर समझकर ही निर्धारित करें। अगर बजट छोटा है तो कोशिश करें नए हुनर को जगह दें, साथ इसके ट्रेनिंग देने में थोड़ा विशेष खर्चा करें। कम लोगों को एक से अधिक कार्य सौंपें, साथ ही माहौल एक परिवार की तरह रखें, जिससे वो कंपनी छोड़ने की नहीं, इसको आगे बढ़ाने की सोचे और कंपनी की सफलता में अपनी सफलता को देखे। एक अच्छे नेतृत्व की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वह समय समय में बाजार की समीक्षा करके अपना उत्पादन बढ़ाएं और उसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भी। किसी भी काम को करते वक्त तनाव होना लाजमी है, इसलिए तनाव रहित माहौल के लिए अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। इससे होने वाले लाभ सीधे कंपनी को देखने को मिलेंगे। पारिवारिक माहौल और इस तरह के सामंजस्य से ही सुख दुख के समय संस्था निश्चित ही एक मजबूत परिवार की तरह नजर आए। ये सभी काम सुलझे नेतृत्व समझ के आधार पर ही हो सकते हैं। कर्मचारियों का चयन इस प्रक्रिया से कर सकते हैं। अपनी टीम बनाने के लिए कैंपस से शिक्षा पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों को चुन सकते हैं। कुछ अनुभवी कर्मचारियों को अन्य किसी कंपनी से अच्छे वेतन के आधार पर चुन सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अभी शिक्षा ही हासिल कर रहे हैं, उन्हें एक छोटी राशि के साथ काम सीखने के उद्देश्य से चुन सकते हैं, जो बहुत से छोटे काम सीखते सीखते ही कंपनी के कार्य कर देंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभव का लाभ ले सकते हैं, उनके द्वारा अतिरिक्त सेवाएं अपनी कंपनी में लेकर। किसी सेवा देने वाली कंपनी को अपनी सेवाओं के लिए निश्चित राशि पर साल भर के अनुबंध के साथ ले सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जो घर से काम करना पसंद करते हैं, उन्हें कम वेतन में निर्धारित समय के लिए परंतु महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रख सकते हैं, या पूरी कंपनी इसी आधार पर ही चला सकते हैं। कभी कभार मिलन या बैठक का आयोजन रखकर सभी बातों को योजना के तहत ही निर्धारित कर लें और फिर समय रहते विवेक, धैर्य व समझ के साथ प्रयोग करके पूरा कर लें। कानूनी प्रक्रिया। जब भी हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उस बिजनेस से जुड़े लीगल एस्पेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। लीगल जानकारी होने से हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रोक सकते हैं व अपना कीमती समय भी बचा सकते हैं। अ प्रॉपर लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर। किसी स्टार्टअप के लिए एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर चुनना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नए बिजनेस एंट्रेंट के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा स्ट्रक्चर उसके बिजनेस के लिए सटीक होगा। इसलिए अब हम जानते हैं उन 4 पैरामीटर्स के बारे में जो हमें लीगल स्ट्रक्चर चुनने के लिए मदद करेंगे।
नंबर ऑफ पार्टनर्स, बिजनेस स्कोप, एप्लीकेबल टैक्सेस, क्वांटम ऑफ कॉम्प्लाइंसेस। हमें इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है और डिसीजन लेना है। हमारे लीगल फ्रेमवर्क में मौजूद 5 बिजनेस स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार हैं: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सामान्यतः एलएलपी, ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप उन स्टार्टअप्स की पहली पसंद होते हैं जिनके पास पार्टनर्स कम हों और ऑपरेशन का भी लिमिटेड स्कोप हो, जबकि इससे ठीक विपरीत पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट कंपनीज का लीगल स्ट्रक्चर उन एंटिटीज़ के लिए अच्छा होता है जो लार्ज स्केल पर अपने बिजनेस को रन कर रही है और लार्जर वर्कफोर्स रख रही है। अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी या ओपीसी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है। लीगल स्ट्रक्चर को फिगर आउट करने के लिए आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी होगी। अगर आप सही बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं चुन पा रहे हैं तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए देखते हैं। अगर आप इररिलेवेंट बिजनेस स्ट्रक्चर चुनते हैं तो टैक्स लायबिलिटीज़ में सडन और अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज देखने को मिल सकता है। कंप्लायंसेस से रिलेटेड कन्फ्रंटेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप इररिलेवेंट बिजनेस स्ट्रक्चर चुनते हैं तो आपके खर्चे अनकंट्रोलेबल होंगे। कंप्लायंस हैंडलिंग कॉस्ट के लगातार बढ़ने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कमी आ सकती है। सिक्योर बिजनेस स्पेसिफिक लाइसेंसेस, आपको कौन कौन से लाइसेंसेस और परमिट्स की आवश्यकता होगी यह पूरी तरह से आपकी इंडस्ट्री टाइप पर डिपेंड करता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी है। नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स में बिजनेस करने वालों को 10 लाख और ज़्यादा के एनुअल टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इश्यूड बाय डीजीएफटी, इसकी ज़रूरत उन बिजनेसेस को पड़ती है जो एग्जिम डोमेन से जुड़े होते हैं। भारत में सभी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को डीजीएफटी से ये लाइसेंस लेना पड़ता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए एक ई फॉर्म और रिक्वेस्टेड फीस जमा करना होता है। FSSAI लाइसेंस, फूड सेक्टर में डील करने वाले सभी बिजनेसेस के लिए FSSAI लाइसेंस ज़रूरी है। बिजनेस का स्कोप, एनुअल टर्नओवर और प्रोडक्शन कैपेसिटी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे FSSAI फूड लाइसेंस प्रोवाइड करती है। FSSAI के ऑनलाइन पोर्टल फॉस्कोस पर जाके इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। हर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस लाइसेंस को लेना अनिवार्य है। BIS रजिस्ट्रेशन, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यह एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स को गवर्न करता है। वो मैन्युफैक्चरर्स जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए BIS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। एडिशनल लाइसेंसेस, MSME रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME रजिस्ट्रेशन ऑफर करती है। वैसे तो यह रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर आप यह कराते हैं तो आपके बिजनेस को गवर्नमेंट की स्कीम्स का भरपूर लाभ मिल सकता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, यह रजिस्ट्रेशन कराना या ना कराना पूरी तरह से ओनर पे डिपेंड करता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। यह ओनर को एक्सक्लूसिव राइट देता है उनके लोगो, डिज़ाइन
और साइन के लिए। इस रजिस्ट्रेशन से आप अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ओनर का ट्रेडमार्क 10 साल के लिए सुरक्षित रहता है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स विद सप्लायर्स एंड वेंडर्स। NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मतलब दो पार्टीज़ या एंटिटीज़ के बीच रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और शेयर ना होने देना। जनसंपर्क। जनसंपर्क व्यापार का वह प्रमुख कार्य है जहां से संस्था विस्तारवादी रूप से अपने आप को कई आयामों से जोड़ती है, और यह जोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जुड़ाव के माध्यम से ही व्यापार को विस्तार दिया जा सकता है। जनसंपर्क में आप सीधे संपर्क करते हैं कई विभिन्न संस्थाओं, सरकार, मीडिया, ग्राहक और निवेशकों से। इस जनसंपर्क के माध्यम से हमें कई जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया, जो एक तरह से हमारी अग्रिम योजना के लिए लाभदायक हो सकती है। किसी भी व्यापार को एक विश्वसनीय ब्रांड बनाने के लिए उसकी जनसंपर्क तकनीक काफ़ी सुलझी और समझदार भरी होनी जरूरी है। इसी के तहत आप बाज़ार को अपने अनुकूल बनाने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। किसी भी किस्म की हमारी खबर को बाज़ार तक लाने में जनसंपर्क कार्य का विशेष योगदान होता है। साथ ही किसी दुष्प्रचार वाली खबर को वक्त रहते रोक देना भी जनसंपर्क विभाग का ही काम होता है। इस विभाग के कर्मचारियों को ज़्यादातर समय लाभ पहुंचाने वाले लोगों के बीच रहना चाहिए, जो उनके कार्यों को लेकर सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक हो सकते हैं। समय समय पर यह विभाग संस्था के नाम से कई किस्म की गतिविधियों में योगदान देने के लिए बना रहता है, जिससे संस्था की छवि को एक बेहतर प्रकाश मिल सके। समाज सेवा या ज़रूरतों को पूर्ति करते हुए आपने कई बड़ी कंपनियों को आपात स्थिति में अच्छा कार्य करते देखा होगा। इस तरह के जनसंपर्क के द्वारा किए गए कार्यों से कंपनी एक पंथ से दो काज कर सकती है। एक तरफ कल्याण के कार्य में योगदान देकर नेकी करती है, तो दूसरी तरफ अपने आप ही बाजार में कंपनी के प्रति लोगों के मन में अच्छा और सकारात्मक स्वभाव बनने लगता है। बाजार की सीधी राय हमें जनसंपर्क द्वारा ही प्राप्त होती है। समय समय पर कंपनी व उसके उत्पादकों को लेकर विभाग सर्वेक्षण आदि कार्य से लाने वाली योजनाओं के लिए एक ग्राफ तैयार करने में मददगार सिद्ध होता है। जनसंपर्क वह विभाग है जो कंपनी और विभिन्न संस्थाओं के बीच एक ब्रिज का काम करता है। सरकार के द्वारा विभिन्न किस्म के लाभ लेने हेतु यही जनसंपर्क कार्य करता है। वह किसी कानूनी कार्रवाई में भी जनसंपर्क अपने वकीलों के माध्यम से समस्याओं के समाधान निकालते हैं। जनसंपर्क नाम से ही पता लग रहा है कि यह विभाग किसी तरह का काम करता है, परंतु विशेष रूप से यह विभाग अपनी कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन से संपर्क करता है। यही संपर्क कंपनी के अन्य के साथ संबंध और रिश्ते बनाते हैं, जैसे कि किसी भी अन्य संस्था, व्यक्ति, सरकार और बाजार के साथ। डेटा कलेक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस। इन 4 पड़ाव से जनसंपर्क अपने कई कार्यों को क्रियान्वित करता है। पहला है डेटा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी जुटाई जाती है जिन्हें बाजार के रूप में उपयोग में लेना है। इन जानकारियों में तमाम किस्म के बिंदुओं को रखा जाता है, जैसे कि उम्र, पसंद, सोच आदि। फिर योजनाएं बनाई जाती हैं कि किस तरह से कार्यों को किया जाए। तमाम डेटा जानकारियां जो हासिल हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। फिर आता है जो योजनाएं बनाई हैं उन्हें धरातल पर उतारने की, जिम्मेदारियों के निर्वाह करने की। उदाहरण के तौर पर किसी स्थान से यह डेटा प्राप्त हुआ कि युवाओं के इस क्षेत्र में पढ़ने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बिजली की कटौती अत्यधिक है, तो उस क्षेत्र में कंपनी जो विद्युत उपकरण पर काम कर रही है तो वह वहां के इस डेटा का उपयोग कर
अपना उत्पाद का द्वार से द्वार कैंपेन करवा सकती है, या छोटी कोई प्रदर्शनी लगा सकती है, या मुफ्त में भी कुछ जगह वितरण करवा सकती है। इस किस्म के कार्य से वह काफ़ी प्रचार और नाम हासिल करने का कार्य करेगी, परंतु प्रचार योजना भी इसी का हिस्सा होना चाहिए। अंत में आता है पूरे कार्यों की समीक्षा और नुकसान को लिख लेना, जिससे आने वाली गतिविधियों में किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जा सके। इस तरह से जनसंपर्क अपना कार्य करता है। विपणन। किसी भी व्यापार की सबसे प्रथम आवश्यकता उस व्यापार से सेवाएं या उत्पाद लेने वाले लोग होने चाहिए। तभी तो कोई भी व्यापार अपना काम निरंतर बनाए रखेगा। जिस भी उद्यम की हम कल्पना कर रहे हैं, करने के लिए उसके ग्राहकों के बारे में एक समीक्षा होना अति महत्वपूर्ण है। यही समीक्षा उन ग्राहकों को अपने उत्पाद या सेवाओं तक लेने के लिए कारगर होगी। इस तरह की रणनीति को विपणन कहते हैं। यह विपणन एक संगठनात्मक कार्य है जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन पर निर्भर करती है। हम अक्सर मार्केटिंग को विज्ञापन या स्पॉन्सरशिप देने तक ही सीमित समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे किए जाने वाले विचार, गोष्ठी और एक निष्कर्ष को लाना असल मार्केटिंग की रचनात्मक सोच है। फिर यही सोच बाजार में किस तरह से लागू करनी है, यह इस मार्केटिंग का दूसरा चरण है। ज़्यादातर लोग विज्ञापनों को देने से अपनी मार्केटिंग को पूर्ण समझ बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अपने उत्पाद की परिभाषा को कितना सरलीकरण करके बाजार में सिग्नेचर के रूप खड़ा कर देना असल मार्केटिंग है। कोई भी उत्पाद ऐसे ही नहीं बाजार में स्थान ग्रहण कर लेता है। उसके पीछे एक पूरे समूह का गहरा अध्ययन काम कर रहा होता है, जिसका अपना एक बजट होता है। निर्धारित ग्राहक को अपना सामान देना और उस ग्राहक को बनाए रखना भी इसी मार्केटिंग का हिस्सा होता है। साथ ही नए ग्राहकों को जोड़ा जाए, इस पर भी बल दिया जाता है। बाजार सिर्फ हमारे उत्पाद से नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो मोनोपोली बना लेना बेहतर है, और अगर इसके विपरीत कई अलग उत्पाद बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, तो उनके बाजार को किस तरह से बिना हस्तक्षेप किए अपने बाजार को बड़ा करने में प्रमुखता से मार्केटिंग सबसे ताकतवर योजनाओं में आने वाला एक कार्य है, जिसके लिए निरंतरता के साथ संगठनात्मकता से पूरा विभाग काम करता है। बाजार में कीमतों को गिराना, उठाना, छूट देना, मुफ्त अन्य आकर्षक उपहार देना, किसी विशेष नवीनीकरण को जोड़ना या विज्ञापनों में समय माहौल के आधार पर उसको प्रस्तुत करना, जिससे वह नए ज़माने की एक नई सोच की तरह नजर आए। इन सब के लिए समाज की और मनोविज्ञान की अच्छी समझ का होना ज़रूरी है, जिसके आधार पर बेहतर तरकीबों का इस्तेमाल आई हुई प्रतिस्पर्धा को तोड़ने और अपने उत्पाद को बाजार में प्रमुख स्थान दिलवाने के लिए किया जाता है। यहाँ प्रमुखता से अपने काम पर गौर देने की आवश्यकता है कि हमारे काम से ही हमारे ग्राहक व अन्य नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। वे हमारी सेवा या उत्पाद से स्वयं प्रचार अन्य लोगों तक करें। इसके लिए काम की हर एक बारीकी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और एक भी ग्राहक असंतुष्ट न रहे, इस समर्पण के साथ कार्य करने की महत्वपूर्णता है। कार्य कौशल और समर्पण भाव ही हमारा सबसे अच्छा प्रचार तंत्र है, जो उद्यम की वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक होता है। निष्ठा भाव किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त कराती है। व्यापार में बाजार तक पहुंचने के आयाम। हम व्यापार को शुरू तो कर देते हैं, परंतु व्यापार की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसकी ग्राहक। यह ग्राहक की व्यापार के ब्रह्मा, विष्णु व महेश होते हैं, जो व्यापार को बनाते हैं, चलाते हैं और विध्वंस करते हैं। तो फिर इन्हें किस आराधना से खुश किया जाए? इसके कुछ मंत्र व अनुष्ठान हैं जो आज के समय काफ़ी कारगर हैं। टारगेट मार्केटिंग। इसमें हम सीधे उन ग्राहकों से संपर्क करते हैं जो आपके ग्राहक हैं। जैसे महिलाओं की वस्तु है तो सिर्फ महिलाओं को मद्देनज़र
रख योजना बनाएं। एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन कई तरह के होते हैं। यह सभी जनता को अलग अलग माध्यम से दिखाए जाते हैं, जैसे अखबार, टेलीविज़न, होर्डिंग आदि। प्रचार का यह पारंगत तरीका रहा है। ट्रेड मार्केटिंग। ऐसे स्थान पर आयोजन जैसे मेले वगैरह जहां सीधे आपके उत्पाद से जुड़े ग्राहक आते हों। उदाहरण के लिए किसी कार मेले में टायर के उत्पाद की भी प्रदर्शनी या विक्रय केंद्र बनाना। कैंपेन मार्केटिंग। समय समय पर नाम को बनाए रखने के लिए अपनी कंपनी के नाम का प्रचार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करना, अलग अलग स्पॉन्सरशिप देकर या समाज सेवा आयोजन करके। प्रमोशन मार्केटिंग। अपने उत्पाद के प्रमोशन के लिए नई नई स्कीम्स लाना और उनका प्रचार लोगों तक करना विभिन्न माध्यमों से और कई नई रचनात्मकताओं के साथ शामिल है। टाई अप विथ अनदर कंपनी। किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना जो बाजार में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसके उत्पाद या सेवा के साथ अपने उत्पाद या सेवा आपस में जोड़कर लोगों तक पहुंचाना, उससे भी काफ़ी लाभ प्राप्त होंगे। उदाहरण के तौर पर जियो और मेटा साथ काम कर रहे हैं। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग। शुरुआती समय में अपने काम को जगह बनाने के लिए सस्ती दर या फिर उत्पाद के कुछ मुफ्त वितरण का आयोजन कर लोगों तक उत्पाद के अस्तित्व की जानकारी देना, जिससे उनके विचार में इस नए तरह के आइडिया से अपनापन जुड़ सके। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल क्रांति के दौर में अगर हमने हमारी मार्केटिंग में इसे नहीं जोड़ा तो हम बहुत घाटे में काम कर रहे हैं। उत्पाद को लोगों तक पहुंचने के लिए आज के समय की ये नई रफ्तार है। आपका उत्पाद सीधे निर्धारित व्यक्ति की नज़र तक जाता है और अगर सही तरह से उत्पाद को पेश किया तो व्यक्ति के ग्राहक बनने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। इसका अन्य लाभ यह है कि इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय काम करने का मौका भी मिलेगा। साथ बढ़ते इंटरनेट के कारण और नए ग्राहक तैयार होते जाएंगे। अब हम बात करेंगे उद्यम में आने वाले जोखिम की, लेकिन इससे पहले हम अपना मनोबल बढ़ाएंगे इस गीत के साथ। मैं धीर हूँ, गंभीर हूँ, मुश्किलों में वीर हूँ, है ये रण, मैं इसका रणजीत हूँ। 4 कदम से ना होती ये 4 सदी की बात है। मेरे अंदर बैठा मेरा पिता महाराणा प्रताप है। आगे की बात नहीं ये अब की सच्चाई है। जो करने निकले हैं वो अब करके रहेंगे। राष्ट्र के भाल पर कीर्ति का तिलक लगाएंगे। कोई रोके तो उनको भी ये बतलाएंगे कि ये भूमि शिवा की। गुरु गोविंद ने इसे सींचा है। विश्व गुरु की खोई ध्वजा को फिर लहराना है। ले ज्ञान शास्त्र का संस्कृति को पुनः उठाना है। विस्मित हुई पहचान नई ऊर्जा से जगाना है। हो अब जागृत शिक्षित भारत बनाना है। विश्व गुरु के लिए पुकार है। विश्व गुरु के लिए पुकार है। विश्व गुरु के लिए पुकार है। विश्व गुरु के लिए पुकार। खाई कसम भगत ने भारत में युवा जोश को आगे लाना है। आत्मनिर्भर काले पर फिर विश्व गुरु बन जाना है। निश्चित है ना कदाचित निर्णय की शक्ति से माँ दुर्गा को बुलाना है। लोभ प्रलोभ आलस के असुरों से निडर हो लड़ जाना है। कदम कदम पर कठिनाइयों से मिल आसानी से लड़ जाना है। तेरे नाम से जाने हिंदुस्तान ऐसा कुछ कर जाना है। तू शान है, तू वीर
वीर है, इस रण का तू रणजीत है। फैसलों से डरना नहीं, जो ठाना है वो करके दिखाना है। तू बन जिद्दी खुदीराम सा, जिसने खुद की त्यागी, खुदी हो वीर। प्राप्त हुआ वीर गति को, जलाई आजादी की चिंगारी। हद की ज्वाला फिर ऐसी की, आग बही स्वाभिमान की। ये हर सदी की बात है, वीरों को आह्वान है। राष्ट्र हमें बुलाता है, जो आता है कुरुक्षेत्र का कृष्ण वो बन जाता है। अब भूमि का एक ही शिक्षित आत्मनिर्भर भारत से पुनः विश्व गुरु कहलाना है, पुनः विश्व गुरु बन जाना है। विश्व गुरु के लिए पुकार, है विश्व गुरु के लिए पुकार, है विश्व गुरु के लिए पुकार, है विश्व गुरु के लिए पुकार। जोखिम। चुनौतियों से भरे इस बाजार में हमें कुछ चुनौतियों के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक उद्यमी का जीवन जीना जोखिम भरा जीवन जीना होता है, और जोखिम न लेना सबसे बड़ा जोखिम होता है। हमारी सबसे पहले उत्पाद को लेकर संतुष्टि होनी चाहिए कि यह उत्पाद बाजार में और कोई नहीं बना सकता। इसका सारा रहस्य मेरे और मेरे विश्वसनीय के पास है। हमने इसका कानूनी पैटर्न ले रखा है, और अगर कोई हमारे उत्पाद की तुलना में कुछ बाजार में विक्रय कर रहा है तो इस बात की संतुष्टि रहना चाहिए कि हम अपनी योजना से उस उत्पाद की प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देंगे। किसी उद्यमी के लिए अच्छे कर्मचारियों का होना बहुत ही आवश्यक है। उन्हें बनाए रखना और उनसे काम लेते रहना अच्छा प्रबंध कहलाता है। परंतु किन्हीं कारणों से निरंतर आपकी संस्था के कर्मचारी नौकरियां छोड़ रहे हैं, तो यह वक्त जग जाने का हो गया है और अपने प्रबंध को दुरुस्त करने का है। इस किस्म की जोखिम के लिए तैयार रहना या इस जोखिम के बारे में पहले से जानते हुए उचित प्रबंध करना बेहतर है। बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहता, यही बाजार की फितरत है। उठते बैठते बाजार में उद्यम को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत रखना, जो बुरे वक्त में भी संतुलित माहौल दे सके। साथ ही इसके बाजार की भूमिका को दूरदर्शिता के साथ समझते हुए काम कर सकें। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि हमारा जोखिम हमारे उद्यम पर निर्भर करता है। जितना बड़ा उद्यम उतना ज़्यादा जोखिम। इसलिए शुरुआती दौर से ज़मीनी स्तर पर ही करना सही है, और फिर धीरे धीरे उसे बड़ा बनाते रहने के लिए निरंतर काम करना चाहिए।